नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेदा। और आई होप आपने तैयारी कर ली होगी वीकेंड टेस्ट की, जो कि आज मैं टेस्ट लेने जा रही हूँ। सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 1 to 5। अगर आपने तैयारी नहीं भी करी है तो ये 5 चैप्टर्स का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप टेस्ट दे सकते हैं। एंड यस, टेस्ट देने के बाद मैं टोटल 10 क्वेश्चंस जो है इस टेस्ट के दौरान पूछूंगी। एंड टेस्ट देने के बाद आपके जितने भी नंबर हैं, आई जस्ट विश एंड आई रिक्वेस्ट कि ये नंबर जो है आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी मुझे बता सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं आपके कितने नंबर आए। आई विल अप्रिशिएट दैट कि एटलीस्ट आपने ट्राई किया, तैयारी की है। ठीक है, तो बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत नंबर लिखने के टाइम। 10 क्वेश्चंस टोटल मैं पूछूंगी 5 चैप्टर्स में से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको मैं टोटल 5 सेकेंड्स दूंगी। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि सुश्रुत संहिता का जो सूत्रस्थान का पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है। आपको नाम पता होना चाहिए। जैसे कि चरक सूत्रस्थान फर्स्ट का नाम है दीर्घ जीवित्य, ठीक है, सॉरी। और अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान के पहले चैप्टर का नाम है आयुष कामीय। उसी तरह से सुश्रुत संहिता के पहले चैप्टर का नाम क्या है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान पहले चैप्टर का नाम है वेद उत्पत्ति अध्याय। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि भगवान धन्वंतरी का जो समय है वो क्या है। ठीक है, जैसे कि चरक संहिता में हम पढ़ते हैं कि अग्निवेश और पुनर्वसु का जो समय है 1000 BC है। फिर उसके बाद चरक का है 2nd BC एंड देन दृढ़बल का है 4th AD। उसी तरह से भगवान धन्वंतरी का जो काल है वो क्या है। 5 सेकंड मिलेंगे आपको इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर है 2350। ठीक है, 2350 BC जो है ये भगवान धन्वंतरी का काल है। इसके साथ मैं आपको बता देती हूँ कि जो काशी राज दिवोदास धन्वंतरी जो उपदेष्टा है उनका काल है 1000 से 1500 BC। ठीक है, वृद्ध सुश्रुत जी का भी सेम काल है 1000 से 1500 BC, क्योंकि गुरु और शिष्य का सेम काल होता है। जब गुरु ने पढ़ाया होगा तभी शिष्य ने वो उसका भी वही सेम काल होगा, उसने वो सारा लर्न किया होगा। ठीक है, और इसके बाद प्रथम प्रतिसंस्कर्ता जो सुश्रुत जी हैं उनका जो काल है वो है 2nd AD। ओके, एंड नागार्जुन जी का है 5th AD। चंद्रट जी का है जिन्होंने पाठ शुद्धि करी है सुश्रुत संहिता की, उनका काल है 10th AD। ठीक है, तो 2 5 10 आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि प्रथम प्रतिसंस्कर्ता जो है आचार्य सुश्रुत हैं उनका है 2nd AD, नागार्जुन जी का है 5th AD और चंद्रट जी का है 10th AD। ठीक है, और भगवान धन्वंतरी जी का है 2350 BC 2350 BC। और जो उपदेष्टा है काशीराज दिवोदास धन्वंतरी एंड वृद्ध सुश्रुत है, इन दोनों का काल सेम है, दैट इज 1000 to 1500 BC। ठीक है, इतना याद हो गया आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अच्छा, जो द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता है वो नागार्जुन जी कहलाते हैं और उन्होंने उत्तर तंत्र की रचना की है। ठीक है, और चंद्रट जी मैंने आपको बता दिया पाठ शुद्धि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आयुर्वेद अथर्ववेद का उपांग है। ठीक है, आयुर्वेद जो है अथर्ववेद का उपांग है, उसी तरह से यजुर्वेद का अपांग जो है कौन सा है। यजुर्वेद का अपांग कौन सा है। ठीक है, 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ठीक है, अथर्ववेद का अपांग जो है आयुर्वेद है, और उसी तरह से यजुर्वेद का अपांग क्या है। ठीक है, आपको 5 सेकंड मिलेंगे, तो बताइए जल्दी से। तो दोस्तों, यजुर्वेद का अपांग है स्थापत्य वेद। ठीक है, स्थापत्य वेद। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आचार्य सुश्रुत जी ने आयुर्वेद का प्रयोजन सूत्रस्थान के कौन से अध्याय में बताया है। आचार्य सुश्रुत जी ने आयुर्वेद का प्रयोजन सूत्रस्थान के कौन से अध्याय में बताया है। 5 सेकंड्स मिलेंगे क्वेश्चन के। इसके साथ ही मैं आपको बाकी आचार्यों का भी बता देती हूँ, जैसे कि आचार्य चरक ने चरक सूत्र 30 में बताया है आयुर्वेद का प्रयोजनम
च आस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम विकार आतुर विकार प्रशमनम, ठीक है। ये चरक सूत्र 30 का रेफरेंस है, ठीक है। प्रयोजनम च आस्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। उसी तरह से आचार्य सुश्रुत ने, इसका आंसर मैं बताने लगी हूँ 4th क्वेश्चन का, सूत्र 1 में जो है आयुर्वेद का प्रयोजन बताया है, ठीक है, सूत्र 1 में। और वो श्लोक क्या है? व्याधे उपसृष्टा नाम व्याधि परिमोक्षा स्वस्थस्य रक्षणश्च। जैसे आचार्य चरक ने पहले स्वास्थ्य की बात करी है, ठीक है, कि 2 प्रयोजन है आयुर्वेद के, पहले स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, फिर उन्होंने व्याधि का प्रशमन करने की बात की है। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने पहले व्याधि की बात की है, बाद में स्वास्थ्य की बात की है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार श्लोक रख करके भी पूछ लिया जाता है कि ये श्लोक किसने कहा है। अगर व्याधे उपसृष्टा नाम व्याधि परिमोक्षा स्वस्थस्य रक्षणश्च ये श्लोक आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो श्लोक है ये आचार्य सुश्रुत जी ने कहा है, क्योंकि व्याधि पहले आई है, ठीक है। इस तरह से हमें ट्रिक्स के साथ पढ़ना होता है। और क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तो 4 क्वेश्चंस मैंने इस चैप्टर से पूछ लिए हैं आपसे, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर जो है शिष्य उपनयनीय से पूछना चाहूँगी। शिष्य उपनयनीय मतलब उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार मतलब कि अक्षर लेखन, जब पढ़ाई आरंभ होती है, ठीक है। तो जैसे कि आज की डेट में हम कहते हैं कि बच्चा जब स्टडी करने जाता है, किंडरगार्टन में, प्लेवे स्कूल में डालते हैं उसको, फिर उसके बाद रेगुलर स्कूल में डालते हैं, तो उसी को अक्षर लेखन कहते हैं, उपनयन संस्कार कहते हैं। क्वेश्चन ये है कि वेद आरंभ संस्कार की आयु क्या बताई गई है, ठीक है। वेद आरंभ संस्कार की आयु क्या बताई गई है, 5th क्वेश्चन है। 5 सेकंड मिलेंगे इसके आंसर के लिए, ठीक है। इसको अलग अलग जगह पे बताया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर है जो वेद आरंभ संस्कार है इसकी आयु 5 वर्ष बताई गई है। शास्त्रों में इसकी आयु 5 वर्ष बताई गई है। लेकिन सुश्रुत जी ने और वाग्भट जी ने एक वर्ड यूज़ किया है शक्ति मंतम, ठीक है। शक्ति मंतम, शक्ति मतलब कि आप मतलब स्टूडेंट को या छोटे बच्चे को तब आप पढ़ाई स्टार्ट करवा सकते हैं जब वो कैपेबल हो, शक्ति मंतम, ठीक है। 6th क्वेश्चन जो है मैं आपसे पूछना चाहूँगी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है इसका आंसर, लेकिन बहुत बार पूछा गया है इसलिए मैं इसको मिस नहीं करना चाहती। जो शिष्य होता है, शिष्य जो होता है उसके वस्त्र कौन से वर्ण के होते हैं, कौन से कलर की ड्रेस जो है उस टाइम शिष्य को डालने के लिए कहा जाता था। तो कौन से वर्ण के जो कपड़े होते हैं, वस्त्र होते हैं, शिष्य के लिए होते हैं, बताइए मुझे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता दूं कि जैसे अलग अलग वर्ण हैं, ठीक है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ठीक है, और शूद्र है। कई आचार्यों ने कहा है, जैसे कि आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी को उपनयन संस्कार अलाउड किया उन्होंने, लेकिन शूद्र को उन्होंने उपनयन संस्कार मंत्र वर्जित अलाउड किया कि बिना मंत्रों के उनका उपनयन संस्कार होगा। चरक जी ने शूद्र को नहीं अलाउड किया, लेकिन काश्यप जी ने ऐसा कोई भेदभाव नहीं रखा, उन्होंने चारों वर्गों को कहा है कि उपनयन संस्कार अलाउड है, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर जो है 6th क्वेश्चन का कि जो शिष्य है उसके वस्त्र कषाय होने चाहिए, ठीक है। मतलब जो कषाय वर्ण होता है, गेरुआ वर्ण जो होता है, वो वर्ण के शिष्य के वस्त्र होने चाहिए। इसके साथ आपको बता दूं, क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा जाता है कि व्रणित के वस्त्र जो है वो कौन से वर्ण के होने चाहिए, तो व्रणित के वस्त्र जो है वो सफ़ेद वर्ण के होने चाहिए, ठीक है। 7th क्वेश्चन ये है कि 7th क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे अध्ययन संप्रदानीय, ये सुश्रुत सूत्र का 3रा अध्याय है जिसमें सुश्रुत संहिता का इंडेक्स बताया गया है, ओके। तो जैसे कि इसका और रेफरेंस है कि चरक सूत्र 30 में चरक संहिता का इंडेक्स बताया गया है, सारे चैप्टर, सारे स्थान वगैरह बताए गए हैं, कितने चैप्टर्स हैं इस संहिता में, कितने स्थान हैं, चैप्टर्स का नाम क्या है, ठीक है। और वाग्भट जी ने सूत्र 1 में अपना इंडेक्स बताया, चरक जी ने सूत्र 30 में अपना इंडेक्स बताया, और सुश्रुत जी ने सूत्र 3 में अपना इंडेक्स बताया है जिसका नाम है अध्ययन संप्रदानीय। क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू कि जैसे 5 स्थान हैं सुश्रुत संहिता में जिसमें 120 अध्याय हैं। 6ठा स्थान जो कि नागार्जुन जी ने उत्तर तंत्र लिखा, ठीक है, उसमें कितने अध्याय हैं?
ये आपका क्वेश्चन है। तो छठे स्थान में उत्तर तंत्र में कितने अध्याय हैं? इसका आपको मैंने डिटेल में बताया था कि उत्तर तंत्र में कौन से चैप्टर से कौन से चैप्टर तक क्या बताया हुआ है, शलाक्य कहाँ बताया हुआ है, शल्य कहाँ बताया हुआ है, कुमार भृत्य कहाँ बताया। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, बट इसका आंसर जो है आप मुझे बताइए कि कहाँ इसके उत्तर तंत्र के अध्याय जो हैं उसकी संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आंसर है 86 अध्याय। उत्तर तंत्र में 86 अध्याय, सॉरी 66 अध्याय। उत्तर तंत्र में 66 अध्याय होते हैं। ठीक है, और बाकी 5 स्थानों में 120 अध्याय होते हैं, तो टोटल 186 अध्याय सुश्रुत संहिता में होते हैं। ठीक है, एंड मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि जो उत्तर तंत्र है उसमें 1 से 26 तक, वैसे मैंने आपको लेक्चर्स में ऑलरेडी बताया हुआ है, 1 से 26 तक शालाक्य तंत्र है। ठीक है, अब 1 से 26 तक शलाक्य तंत्र में अगर देखें तो 1 से 19 तक नेत्र रोग का वर्णन है, और 20 और 21वां अध्याय है कर्ण रोग का वर्णन है। फिर 22वां और कर्ण रोग का वर्णन है। फिर 22 से लेके 24 तक नासा रोग का वर्णन है। फिर 25 से लेके 25 और 26 शिरो रोग का वर्णन है। ठीक है, 1 से 19 तक नेत्र रोग का, फिर 20 और 21 कर्ण रोग, 22, 23, 24 जो है नासा रोग, और 25 एंड 26 जो है आपका आ जाता है शिरो रोग। 1 से 26 तक शलाक्य तंत्र। ठीक है, और फिर 27 से लेकर 38 अध्याय तक आपका आ जाता है कौमार भृत्य और स्त्री रोग। ठीक है, मतलब योनि व्यापत। 27 से 37 कौमार भृत्य, 38 है योनि व्यापत। ओके, एंड देन 39 टू 59 आपका आ जाता है काय चिकित्सा। ठीक है, और फिर 60, 61, 62 ये है भूत विद्या। ठीक है, भूत विद्या। फिर उसके बाद 63 टू 66 जो है इसको हम बोलते हैं RSTT। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो है AIA PGT 2024 का क्वेश्चन है कि जो सुश्रुत संहिता है, ठीक है, इसका उत्तर तंत्र का 63 टू 66 जो अध्याय हैं वो उनके नाम क्या है। ठीक है, उनके नाम आप RSTD से याद कर सकते हैं। R फॉर रस भेद विकल्प, S से स्वस्थ वृत्त, T से तंत्र युक्ति, और D से दोष भेद विकल्प। ठीक है, RSTD 63 टू 66। ठीक है, और 8th क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि जो कुवैद्य होता है, जो अच्छा डॉक्टर नहीं होता है, उसका कारण क्या है? कुवैद्य का कारण क्या है? चरक ने भी सेम ही बताया है कुवैद्य का कारण। तो दोस्तों कुवैद्य का कारण होता है नृप दोष, मतलब राजा का दोष। राजा ने ठीक से इंटरव्यू नहीं लिया, बिना इंटरव्यू के उसको जान पहचान से रख दिया कि ये इसको रख लेते हैं। ठीक है, ये नहीं देखा कि ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसको कितनी नॉलेज है, तो ऐसे ही रख लिया। तो ऐसे जो रखना होता है, जैसे कि आजकल पेड सीट्स होती हैं, ठीक है, पैसे दे के सीट तो ले लेते हैं बट नॉलेज नहीं होती, और फिर आगे जाके टीचर्स बन जाते हैं, और फिर वही खुद को जब नहीं आता तो आगे बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो कुवैद्य जो होता है उसका कारण होता है नृप दोष। ठीक है, 9th क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। चैप्टर नंबर 4 है प्रभाषणीय। प्रभाषणीय मतलब कि जो स्पेशल स्पीच होती है, ठीक है, विद मीनिंगफुल हम किसी को स्पीच देते हैं, दैट इज प्रभाषणीय। ठीक है, ये मैंने आपको सारा कुछ ऑलरेडी बताया हुआ है, जस्ट रिविजन के लिए बता रही हूँ। प्रभाषणीय में आचार्य सुश्रुत ने जो तस्कर वर्ड यूज किया है, तस्कर वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? तस्कर वर्ड यूज किया है, इसका मतलब क्या होता है? 5 सेकंड आपको मिलेंगे। ठीक है, तो तस्कर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों इसके आंसर के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे, जैसा कि आपको बोला गया है हर क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे। ठीक है, तो 5 सेकंड हो गए हैं, एंड इसका आंसर है, देखिए तस्कर का मतलब होता है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है तस्कर वर्ड आचार्य सुश्रुत ने कहाँ कहाँ यूज़ किया है। एक तो इस चैप्टर में यूज़ किया है, मतलब सूत्र प्रभाषणीय अध्याय सूत्र 4। ठीक है, और एक है तस्कर वृत्ति, ये आचार्य सुश्रुत ने सूत्र 17 में यूज़ किया है। तो तस्कर का मतलब क्या होता है? चोर। चोर मतलब कि जो वैद्य गुरु के मुख से कहे हुए शास्त्र को पढ़कर और अनेक बार उसका ग्रंथात्मक और क्रियात्मक अभ्यास या चिकित्सा रूपीय कार्य करता है, ठीक है, वही वैद्य है। अन्यथा अगर ये सब चीज़ें नहीं करता
तो वो तस्कर है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहें, जो थ्योरी ना पढ़े, प्रैक्टिकल जो अभ्यास ना करे प्रैक्टिकल वर्क का, तो वो और ऐसे ही प्रैक्टिस करने बैठ जाए, ठीक है, आप थ्योरी भी नहीं पढ़ रहे हैं, आपने प्रैक्टिकली पेशेंट्स भी नहीं देखे और ऐसे ही क्लिनिक ओपन कर दिया और अपनी मन मर्जी से दवाई दे रहे हैं, तो आप चोर कहलाएंगे, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे तस्कर वर्ड जो है, ये इसका मीनिंग यहाँ दिया हुआ है। और तस्कर वृत्ति जो सुश्रुत सूत्र 17 में बताया गया है, तस्कर वृत्ति का मतलब है कि जो वैद्य आम और पक्व शोफ में डिफरेंस ना जानता हो, मतलब कि जहाँ पर पस है वहाँ पे चीरा उसने नहीं लगाया, उपेक्षा की। और जहाँ पर चीरा नहीं लगाना चाहिए, आम शोफ है, ठीक है, पक्व शोफ में चीरा नहीं लगाया, उसने पस को ड्रेन आउट नहीं किया, और आम शोफ में उसने क्या किया, चीरा लगा दिया, तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देता है पेशेंट के लिए। तो ऐसे केस में उसको तस्कर वृत्ति, मतलब कि चांडाल जिसको बोलते हैं, उसको डेजिग्नेशन दी हुई है, ठीक है। अब लास्ट 2 क्वेश्चंस जो है सुश्रुत सूत्र 5 यानी कि अग्रवर्णीय अध्याय में से पूछना चाहूँगी। अग्रवर्णीय अध्याय का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है कि सर्जरी से पहले जो भी हम यंत्र शस्त्र इकट्ठे करते हैं, जो भी सामान इकट्ठा करते हैं सर्जरी के लिए, सर्जरी की तैयारी के लिए, तो दैट इज अग्रवर्णीय। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अर्धचंद्र आकार का जो छेदन होता है वो कहाँ पे किया जाता है? अर्धचंद्र आकार का छेदन। 5 सेकंड मिलेंगे इसके लिए। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तकरीबन हर साल ही पूछा जाता है, इतना कॉमन और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए। तो अर्धचंद्र आकार का जो छेदन होता है वो गुदा और मेड़ में किया जाता है, ठीक है। अब छेदन जो है, एक तिर्यक छेदन बताया गया है, एक चंद्र आकार का छेदन बताया गया है और एक अर्धचंद्र आकार का छेदन बताया गया है। अब अर्धचंद्र आकार का तो गुदा और मेड़ में किया जाता है, चंद्र आकार का हाथ और पैर के हथेलियों में किया जाता है, और इसके अलावा बाकी सब जगह है वहाँ पे तिर्यक छेदन किया जाता है, जैसे कि जैसे है भ्रू है, गंडष्ठ है, ललाट है, अक्षी है, ठीक है, ओष्ठ है, तो इन सब में तिर्यक छेदन किया जाता है। आपको क्या याद रखना है? अर्ध छेदन, ठीक है, गुदा और मेड़, और यहाँ पे अर्ध चंद्र आकार का गुदा और मेड़ में, और चंद्र आकार का हस्त और पाद में, बाकी सब जगह में तिर्यक छेदन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयतश्च विशालश्च सुविभक्तो निराश्रय, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, आयतश्च विशालश्च सुविभक्तो निराश्रय, ये किसके गुण हैं? ठीक है, ये किसके गुण हैं? ये क्वेश्चन जो है मैं क्यों पूछ रही हूँ मैं आपको अभी बताऊंगी। तो दोस्तों आपको 5 सेकंड मिलेंगे। तो इसका आंसर है ये श्रेष्ठ व्रण के गुण हैं, ठीक है। आयतश जो आयत हो, ठीक है, एक सिमिट्री हो जिसमें, जो विशाल हो, जिसका कोई आश्रय ना हो, जो उचित समय पर किया गया हो, दैट इज श्रेष्ठ व्रण, ठीक है, इसके गुण हैं। इसमें मैंने क्यों पूछा? क्योंकि इसी के ऊपर श्लोक नंबर 8 को अगर आप देखेंगे, तत्र आयतो विशाल सम सुविभक्तो निराश्रय, ये नॉर्मली व्रण के गुण बताए गए हैं, ठीक है। देखने में दोनों श्लोक सेम हैं, तत्र आयतो विशाल सम सुविभक्तो निराश्रय इति व्रण गुणा, ठीक है। और नीचे वाला श्लोक जो मैंने आपको क्वेश्चन में पूछा था, आयतश्च विशालश्च सुविभक्तो निराश्रय, इसमें सम नहीं है, ठीक है, सम नहीं। जिसमें सम है वो व्रण के गुण है, ठीक है, लेकिन जिसमें सम नहीं है वो श्रेष्ठ किए गए व्रण के गुण हैं, चिकित्सा कर्म में श्रेष्ठ माना जाता है उसे, ठीक है। और तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चंस जो हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये टेस्ट जो है ठीक लगा हो, इसमें कुछ भी कमी हो तो ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। हर वीकेंड हमारे टेस्ट होते हैं और फुल वीक हमारी क्लासेस चलती हैं। एंड आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें क्लासेस का शेड्यूल जो है जब भी चेंज होता है मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो लिंक जो है क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए अगर आप एमडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एएमओ की तैयारी कर रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।